हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। यह आपका चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गई थी और एक नवीन सभ्यता का उदय हो रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने करा रखा है, आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हो। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ। उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की जानकारी मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। अब ये वेद क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, वेद के बारे में आगे समझते हैं। वैदिक काल की ये जो कालखंड है 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला था, यानी कि कुल देखा जाए तो ये लगभग 900 सालों की ये सभ्यता थी, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। अब ये वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को हम दो भाग में बांटते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं। तो पहला होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। अब आप सोचोगे कि इसका विभाजन हम किस आधार पर किए हैं, किस आधार पर इसे दो भागों में बांटते हैं। तो इसका विभाजन हम कर रहे हैं विकास के आधार पर। उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल से अधिक विकसित थी ये उत्तर वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल कम विकसित थी। उत्तर वैदिक काल अब धीरे धीरे नगरीकरण की तरफ जा रही थी और ऋग वैदिक काल अभी ग्रामीण ही थी, क्योंकि अभी जो देखो ऋग वैदिक काल के समय ही तो इस नवीन सभ्यता वैदिक काल का उदय हुआ है। तो अभी ऋग वैदिक काल तो अपने सभ्यता को सूटेबल करने में ही लगी है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी सभ्यता सूटेबल हो चुकी है और ये अब धीरे धीरे नगरीकरण की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो अब जो देखो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता कैसे हो गई। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और वैदिक काल का उदय जब होगा, तो अब तो वैदिक काल का उदय होगा तो वहाँ पर लोग भी कम होंगे, और लोग कम होंगे तो वहाँ पर विकास भी कम होगा, और विकास कम होगा तो वो क्या होगी, तो एक ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। लेकिन अब विकास धीरे धीरे होगा, तो विकास होगा तो वो धीरे धीरे नगरीकरण की तरफ पलायन करेगी। तो ऋग वैदिक काल में तो विकास की अभी शुरुआती दौर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विकास हो चुका था, तो अब धीरे धीरे ये नगरीकरण की तरफ पलायन कर रहे थे। तो अब देखते हैं आगे। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई। अब ये जो ऋग वैदिक काल है इसमें ऋग्वेद की रचना की गई। ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, ऋग वैदिक काल माना जाता है 1500 से 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से 600 बीसी तक। और उत्तर वैदिक काल में अन्य वेद जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना की गई और ऋग वैदिक काल में एक वेद यानी कि ऋग्वेद की रचना की गई। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि इसकी ऋग्वेद काल में रचना की गई थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसके निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। आर्य देवताओं के भाषा का प्रयोग करते थे। पहले ये समझ लेते कि आर्य आए कहाँ से थे, तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब अलग अलग इतिहासकार हुए हैं, तो कोई बोलता है कि आर्य यूरोप से आए, कोई बोलता है कि आर्य अफ्रीका से आए थे, लेकिन मैक्स मूलर का मत ज़्यादा सर्वमान्य होता है, इसलिए मैक्स मूलर के मत के अनुसार ही हम देखते हैं, और मैक्स मूलर के मत को ही एग्जाम में लिखा जाता है, और मैक्स मूलर के मत ही ज़्यादा मान्य होता है, इसलिए मैक्स मूलर ही देखते हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत के सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु मतलब पंजाब और हरियाणा में आकर बसे थे। सप्त सिंधु का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं। तो पंजाब और हरियाणा जो है क्षेत्र में, वहाँ से 7 नदियाँ ऐसे निकलती है, 7 नदियाँ। तो 7 नदियों के प्रदेश को ही हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, यानी कि पंजाब और वर्तमान के पंजाब और हरियाणा में आकर बसे थे। आर्य देवताओं के भाषा का प्रयोग करते थे। आर्य देवताओं के भाषा यानी कि संस्कृत का प्रयोग करते थे, इसलिए वो खुद को श्रेष्ठ कहते थे। और वो देवताओं के भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहेंगे, तो खुद को श्रेष्ठ कहेंगे। जिन्हें देवताओं की भाषा नहीं आती थी, यानी कि जो यहाँ पर पहले से रह रहे थे। अब आर्य तो आए थे मध्य एशिया से, हमने ये मैक्स मूलर का मत मानकर चला है, वो भारत के तो थे नहीं, लेकिन जो भारत के मूल निवासी थे उन्हें तो संस्कृत नहीं आती थी, तो उन्हें वो कहते थे अनार्य। वो अनार्य या निचली जाति उन्हें कह देते थे, लेकिन वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि उन्हें देवताओं की भाषा आती थी।
दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया तथा उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया। इसका क्या मतलब है दो समझते हैं। देखिए, अब आर्य जो आकर बसे थे वो कहाँ बसे थे, तो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में बसे थे। अब सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही आर्य अपना आर्यीकरण पूरे भारत में तो कर नहीं सकते हैं, उन्हें किसी न किसी भारत के मूल निवासी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो दक्षिण भारत में आर्यीकरण के लिए अगस्त ऋषि को चुना। उन्होंने बोला अगस्त ऋषि की कि आप जाइए और दक्षिण में हमारा आर्यीकरण फैला दीजिए। और उत्तर भारत में आर्यीकरण के लिए वो बोले कि गौतम राहुगढ़ को बोले कि आप जाइए और उत्तर भारत में आर्यीकरण फैला दीजिए। लेकिन वो गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत में आर्यीकरण फैलाने गए तो पटना का ये जो नदी है गंगा नदी, इसे पार नहीं कर पाए। तो ये गंगा नदी ये जो थी इस पटना की पार नहीं कर पाए। तो इस गंगा नदी के इस साइड वाले भाग को बोल दिए कि ये अशुद्ध भूमि है और ये बोल दिए कि शुद्ध भूमि है, क्योंकि ये पार नहीं कर सके। तो अब आर्य से जाकर बोलेंगे कि मैं ये पार नहीं कर सकता हूँ, तो आर्य सोचेंगे कि ये तो वो बुरा सोचेंगे, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि ये अशुद्ध भूमि है, इधर आपका आर्यीकरण नहीं होगा। और इधर ही ये आर्यीकरण करके ये चले गए। तो अब आगे देखते हैं। अगला है वैदिक काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ये जो वैदिक काल के मुख्य आधार था जो अर्थव्यवस्था का वो कृषि था, कृषि पर वो आधारित थे। अब फ्रेंड्स वहाँ तक तो था हमारा वैदिक काल के बारे में एक नॉर्मल से इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से हमारा एक पॉइंट शुरू होता है वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, तो वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। जो वैदिक काल के समाज थे यानी कि वैदिक काल में जो लोग रहते थे उनको 4 भागों में बांटा गया था। पहला जो था ब्राह्मण था। ब्राह्मण का क्या काम था, तो पूजा पाठ करना और यज्ञ हवन करना था। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना और युद्ध करना था। तीसरा है वैश्य, तो वैश्य का काम है व्यापार करना। और चौथा है शूद्र, तो शूद्र का काम था मजदूरी करना और ऊंचे वर्गों के लोगों की सेवा करना, यानी कि ऊंचे वर्ग यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। ऋग वैदिक काल में वर्णों का विभाजन कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्णों का विभाजन वंश के आधार पर होने लगा। अब समझो यहाँ पे ऋग वैदिक काल में वर्णों का विभाजन कर्म के आधार पर होता था। जो ऋग वैदिक काल यानी कि वैदिक काल को 2 खंडों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में वर्णों का विभाजन कर्म के आधार पर, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा भी उसको वर्ण दे दिया जाएगा। यानी कि कोई ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण व्यापार करने लगा तो वैश्य बन गया। अब वो युद्ध करने लगा और रक्षा करने लगा लोगों की तो क्षत्रिय बन गया। और ब्राह्मण मान लीजिए मजदूरी करने लगा तथा लोगों की सेवा करने लगा तो वो शूद्र भी बन जाएगा। और शूद्र मान लीजिए पूजा पाठ करने लगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। ऐसा था ऋग वैदिक काल में। किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्णों का विभाजन वंश के आधार पर होने लगा। वंश के आधार पर यानी कि यदि किसी के पिताजी ब्राह्मण है तो उसके पुत्र भी ब्राह्मण होगा, किसी के पिता क्षत्रिय है तो उसका पुत्र भी क्षत्रिय होगा और उसका पुत्र भी क्षत्रिय। इस तरीके से होने लगा ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में। तो अब ऋग वैदिक काल का वर्ण विभाजन सही है कि उत्तर वैदिक काल का वर्ण विभाजन सही है, आप लोग कमेंट में करके बताना। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा वैदिक काल के देवता। तो वैदिक काल में कुछ प्रमुख देवताओं की पूजा होती थी, तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं। पहले हैं इंद्र। इंद्र वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। वैदिक काल में इंद्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इंद्र को माना जाता है कि ये युद्ध के देवता थे तथा वर्षा के देवता थे। युद्ध के समय इंद्र की पूजा होती थी तथा जब वर्षा की जरूरत होती थी तब इनकी पूजा होती थी। अग्नि को आग का देवता कहा जाता था। वरुण को वायु का देवता, सोम को जंगल का देवता, रुद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे और ये पशुओं के देवता माने जाते थे। तूफान के देवता मारुत। इन देवताओं के नाम आप याद रखेंगे, इसे भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वैदिक काल के देवताओं के बारे में लिखे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब हमारा पॉइंट है वैदिक काल की नदियाँ। तो वैदिक काल में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ थी उसे भी देख लेते हैं। तो पहली नदी है गोमती। गोमती का आधुनिक नाम है गोमल नदी। और दूसरी है आस्कनी। तो आस्कनी का आधुनिक नाम है चिनाब नदी। कुंभ का आधुनिक नाम है कुर्रम नदी। विवस्ता का आधुनिक नाम है झेलम नदी। ऐसे करके आपको याद रखना है।
ये भी इसे भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक काल के प्राचीन नदी गोमती का आधुनिक नाम क्या है, तो गोमल नदी, इसे करके आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो आपको इसे भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इन सब को आपको नोट डाउन करके याद रख लेना है। अब हमारा पॉइंट है वैदिक काल के षष्ठ दर्शन। तो षष्ठ दर्शन क्या होता है समझ लेते हैं। वेद और उपवेद को गढ़कर भारत के ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। वेद और उपवेद को गढ़कर भारत के ऋषियों ने अपने दर्शन गढ़ा है, जिसे भारत का षष्ठ दर्शन कहते हैं, जिसे भारत का षष्ठ दर्शन कहते हैं। तो षष्ठ दर्शन की संख्या 6 है। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला हो जाता है हमारा संख्या दर्शन, जिसे कपिल द्वारा गढ़ा गया है। दूसरा हो जाता है व्यय दर्शन, जिसे गौतम के द्वारा गढ़ा गया है। तीसरा हो जाता है युग दर्शन, जिसे पतंजलि के द्वारा गढ़ा गया है। अच्छा, ये जो गौतम है इसे आपको याद होगा, गौतम ने ही हमारा उत्तर भारत का आर्यकरण किया था, जिसे हमने पढ़ लिया है। उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम द्वारा ही किया गया था। युग दर्शन जिसे पतंजलि ने गढ़ा है। वैशिष्ट दर्शन जिसे कणाद द्वारा गढ़ा गया है। उत्तर मीमांसा वादरायण द्वारा गढ़ा है। इसके पूर्वी मीमांसा जैमिनी के द्वारा गढ़ा गया है। इसके सभी के रचनाकार और नाम याद रख लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब अगला जो पॉइंट है वो है ऋग वैदिक काल का महत्वपूर्ण तथ्य। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो आर्यों का, ये जो ऋग वैदिक काल के आर्य थे, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग वैदिक काल में गायों को न मारने की हिदायत दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि हमारा मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, अतः आप लोग गायों को न माराई। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, हमने पहले ही पढ़ रखा है। और प्रमुख पशु घोड़ा था। ऋग वैदिक काल का प्रमुख पशु कौन था, तो घोड़ा था। हालांकि गायों भी प्रमुख पशु थी, लेकिन घोड़े को भी प्रमुख पशु माना जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। अब आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता बन गए। अब वो जो उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल में तो इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर होने लगी। इसे भी हमने पहले ही समझ रखा है। इस काल में लोहे की खोज हो जाने से उत्तर वैदिक काल के प्रमुख व्यवसाय कृषि बन गया। देखो, अब जो ऋग वैदिक काल है उसमें लोहे की खोज हो गई। अब लोहे की खोज हो गई तो लोहे से हथियार बनने लगे, कृषि के हथियार बनाए जाने लगे। तो इससे मुख्य व्यापार कृषि बन गया। कृषि को बढ़ावा मिलने लगा। हथियार की खोज हुई तो जहाँ 2 लोग कृषि करते थे, तो अब हथियार की सहायता से 4 लोग कृषि करने लगे। अब धीरे धीरे सभी लोग उत्तर वैदिक काल के सभी लोग कृषि में दिलचस्पी दिखाने लगे। इसलिए अब उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि बन गया। वैदिक काल में हमें जौ यानी कि यौ, धान यानी कि व्रीहि, मूंग यानी कि गुदा, गेहूं यानी कि गोधन के साक्ष्य मिलते हैं। इसे आपको याद रखना है दोस्तों कि जौ को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो यौ कहा जाता था। धान को व्रीहि कहा जाता था। मूंग को वैदिक काल में गुदांग और गेहूं को गोधूम कहा जाता था। इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें उत्तर वैदिक काल से। अंतरजी खेड़ा में उत्तर वैदिक काल के कृषि से संबंधित उपकरण के साक्ष्य हमें पहली बार प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से वैदिक काल से संबंधित उपकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने से, अब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने से कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आया। अब कृषि में और अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन आया और ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे जन का रूप लेने लगी। जन का मतलब हो जाता है जैसे कि आज के ज़माने में हमारा सबसे छोटा रूप होता है मोहल्ला, मोहल्ला के बाद गांव और जिला। उसी तरीके से यहाँ पर थी, ग्राम से बड़ा रूप था जन, तो अब ग्राम से अब जन का रूप लेने लगी और जन से हो गया जनपद। अब जन से भी बड़ा होता है जनपद, तो जनपद का निर्माण हुआ और जनपद से महाजनपद का निर्माण हो गया। अब जनपद पर भी नहीं रुका विकास, जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ और इस तरह पूरा भारतवर्ष 16 महाजनपद में विभाजित हो गया। अब इस 16 महाजनपद क्या है, ये आने वाली वीडियोज़ में हम समझ लेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ यानी कि जनपद और महाजनपद के बारे में मैं आपको बताऊं तो वह पार्ट आप मिस ना करें। आप देख ही ले। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।